दोस्तों ये रूपमती महल और बाज बहादुर महल के लिए टिकट घर है। यहाँ से टिकट ले लिया है मैंने, 25 रुपये का टिकट होता है और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर 300 रुपये का टिकट दिखा रहे हैं। और 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका टिकट नहीं लगता है। दोस्तों रूपमती पवेलियन का जो रास्ता है वह भी बेहद एडवेंचरस है, मतलब घुमावदार होता है। हालांकि आजकल तो नीचे पार्किंग हो गया है, लेकिन पहले जब बैरियर नहीं था, लोग ऊपर तक जाते थे, तब वहाँ तक वाहन को ले जाना मज़ेदार होता था। और सामने आपको ऊपर रूपमती पवेलियन दिख रहा है पेड़ों के झुरमट के बीच में। यहाँ इस तरह से पार्किंग एरिया डेवलप कर दिया गया है जहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। दस 15 साल पहले तक इस पवेलियन के नीचे कुछ भी नहीं होता था, 10-15 साल पहले। लेकिन आजकल काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के, कुछ हैट वगैरह की दुकानें भी लग चुकी, खिलौनों की दुकानें होती। ओवरऑल पर्यटकों के हिसाब से काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है और मोन्यूमेंट्स को भी काफ़ी डेवलप किया गया है। आइए चलते हैं ऊपर की ओर। और दोस्तों रूपमती पवेलियन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए व्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मालवा में, मांडव में, यानी कि प्रणय नगरी, यानी कि सिटी ऑफ जॉय। और इस व्लॉग में मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ रूपमती पवेलियन की और साथ ही उससे जुड़ी जो ऐतिहासिक बातें हैं उनकी। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है रूपमती पवेलियन और मैं यहाँ से, ये जितना हिस्टोरिकल है उतना ही यहाँ का जो साइट सीइंग है वो भी उतना ही मनोहारी है। मैं आपको व्यू लेकर दिखाता हूँ। दूर तक चारों तरफ फैली हुई हरियाली। नीचे ये जो दिख रहा है पवेलियन का जो निचला हिस्सा है, ये सैनिकों के रहने का हिस्सा होता था। घुड़सवार सैनिक यहाँ रहते थे और ऊपर के इस पवेलियन से जो रानी रूपमती थी वो माँ नर्मदा के दर्शन करती थी। और दोस्तों ये जो रूपमती पवेलियन के जो निचला हिस्सा जहाँ तक हम इसके पहुँचते हैं, वहाँ से मैं इस रूपमती पवेलियन को कवर कर रहा हूँ।
रूपमती पवेलियन की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 14वीं-15वीं शताब्दी में यहाँ अफ़गान सूबेदार होते थे वाजिद अली, जिन्हें कि बाज बहादुर भी कहा जाता था। बाज बहादुर उनका निकनेम इसलिए था क्योंकि वो अपने दुश्मन पर बाज की तरह टूट पड़ते थे। इसी के साथ वो एक फेमस सूफी गायक थे। राग दीपक और राग भैरवी में उनका कोई तोड़ नहीं था। इसी दौरान इनके पैरेलल टाइम पे एक रूपमती करके महिला होती थी, जो कि हालांकि राजवंश से संबंधित नहीं थी, लेकिन वो भी एक फेमस गायक थी। जब बाज बहादुर को पता चलता है कि रूपमती एक फेमस सिंगर है तो उन्हें सिंगिंग के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका इस तरह का प्रण होता था कि वो रोज़ माँ नर्मदा के दर्शन के बाद जल ग्रहण करती थी। तब उनके इस प्रण को जानकर मात्र 48 घंटों में इस रूपमती पवेलियन का निर्माण किया गया था, क्योंकि जो रूपमती थी वो माँ नर्मदा को देखकर अन्न जल ग्रहण करती थी। तो कंपटीशन में शामिल करने के लिए और उनका संगीत सुनने के लिए बाज बहादुर ने मात्र 48 घंटों में इस रूपमती पवेलियन का निर्माण किया था। ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, बेसिकली ये मांडव फोर्ट की वॉल है, यानी कि जो मांडव के पूरे एरिया को घेरने वाली वॉल। ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरी वॉल है ये करीब 72 किलोमीटर के एरिया में फैली है और ये सबसे बड़ी फोर्ट वॉल मानी जाती है। वो रास्ते हैं जो रूपमती पवेलियन की ओर ऊपर जाते हैं और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें बनाया गया था। ये इसी रूपमती पवेलियन में करीब 65,000 लीटर का वाटर टैंक था, जिसमें पानी को फिल्टर करके यहाँ पर स्टोर किया जाता था। तो इतनी ऊंचाई पर पानी को लाना और उसे स्टोर करना, यह भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का बेहतर नमूना है। और दोस्तों, मैं जिस एरिया में भी खड़ा हूँ, ये सैनिकों के रुकने की जगह होती थी। यहाँ पर सुरक्षा के लिए सैनिक रहते थे और इसके बगल में रूपमती पवेलियन के ऊपर जाने का रास्ता है। अब मैं आपको ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ। तो मेरी भी जानकारी में नहीं था, कोरोना के बाद से रूपमती पवेलियन के ऊपर जाने का जो रास्ता है इसे बंद कर दिया गया है, वरना ऊपर पवेलियन पर जाने के बाद जो नज़ारा दिखाई देता था और जो साइट सीइंग होता था उसका कोई तोड़ नहीं है, और साथ ही तेज़ी से बहने वाली हवा। दोस्तों, ये जो दो ऊपर गुंबज दिखाई दे रहे हैं, पहले आप यहाँ तक पहुँच सकते थे और वही एक्चुअल रूपमती पवेलियन है। वहाँ पहुँचने के बाद यानी कि रूपमती इस पवेलियन पर चढ़कर माँ नर्मदा के दर्शन करती थी, जैसी कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि बिना माँ नर्मदा के दर्शन के वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। उसी के चलते बाज बहादुर ने मात्र 48 घंटों में इस रूपमती पवेलियन का निर्माण करवाया था। लेकिन चूँकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते इसका जो ऊपर जाने का रास्ता था वो काफ़ी सकरा था, तो कोरोना के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, इसलिए ऊपर पहुंचना मुश्किल है। मैं तो रोमांचित था कि मुझे ऊपर जाने को मिलेगा, लेकिन जब पटेल साहब ने मुझे अचानक बताया कि हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया है। पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक भी आते हैं तो भी आपको बेहतरीन नज़ारों के दर्शन होते हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो पूरा निमाड़ बेल्ट दिखाई दे रहा है और इसमें जगह जगह आपको तालाब दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी दिखाई दे रही है। यहाँ एक छोटा सा गार्डन भी डेवलप कर दिया गया, पहले नहीं होता था ये। और दोस्तों, यहाँ से रूपमती माँ नर्मदा के दर्शन करती थी, लेकिन जिन दिनों बारिश में जब फॉग आ जाता था या ठंड में जब मौसम अनुकूल नहीं होता था तो माँ नर्मदा के दर्शन संभव नहीं हो पाते थे। तो उसी के चलते यहाँ से नीचे उतरकर रेवा कुंड का निर्माण किया गया, जहाँ माँ नर्मदा के दर्शन कर रानी रूपमती अन्न जल ग्रहण करती थी।
जा सकते थे। इस तरह से ये एल शेप में डिज़ाइन है। तो दोस्तों रूपमती पवेलियन से नीचे उतरने का जो रास्ता है वो भी बेहद मज़ेदार है। हालांकि दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं आप, लेकिन ये भी थोड़ा सा एडवेंचरस है। एकदम तिरछे और पतले पत्थरों का एक रैंप है जिस पर चढ़कर आप नीचे उतर सकते हैं। दोस्तों सफ़र में मुझे अरुण जी और महावीर जी फिर से रूपमती पवेलियन पर भी दिखाई दे गए हैं। एक बार फिर से मुलाकात हो गई है इन लोगों से। ये उदयपुर से है। जी जी हेलो मांडव। या थैंक यू। उदयपुर से है। हेलो हम इंदौर से। आप इंदौर से हैं? ये इंदौर से है। और दोस्तों रूपमती पवेलियन से अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और आपको लेकर चलता हूँ बाज बहादुर महल की ओर। दोस्तों रूपमती पवेलियन से मैं नीचे आ चुका हूँ और सामने जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है वो रेवा कुंड दिखाई दे रहा है। इस रेवा कुंड की ऐसी मान्यता है कि जब रानी रूपमती को बारिश और ठंड के दिनों में जब माँ नर्मदा का दर्शन नहीं होता था तो वो इस जगह पर आकर माँ नर्मदा के दर्शन करती थी। और आज भी ऐसी परिपाटी है कि जो नर्मदा परिक्रमा होती है वो तभी पूरी मानी जाती है जब लोग यहाँ तक आते हैं। और जो मार्कंडेय पुराण है उसमें भी जो रेवा खंड की जो जय होती है तो उसका उल्लेख इसी से संबंधित है। वॉल के सहारे एक चैनल चलती थी और उस चैनल ये जो चैनल है हालांकि बीच में ये भग्नावेश नहीं है, मतलब टूट फूट चुकी है, लेकिन वो वहाँ जो सामने जो दिख रहा है वहाँ जाकर कनेक्टेड होती थी। तो वहाँ से पानी को लिफ्ट करके यहाँ तक लाया जाता था। तो बाज बहादुर महल के पर हूँ मैं और बाज बहादुर के महल के बाहर ही एक शिलालेख लगा है जो बता रहा है कि यह रेवा कुंड के पूर्व की ओर पर्वतीय ढाल पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1508 ईस्वी में नासुरुद्दीन द्वारा करवाया गया था। इस महल के रेवा कुंड के समीप होने के कारण यह बाज बहादुर को प्रिय था और जो बाज बहादुर की प्रेमिका रूपमती है वो इस कुंड पर जाया करती थी। और आपको मैं इसके गेट पर वो जो फारसी में जो अभिलेख है उसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर गेट पर फारसी में अभिलेख है जिसका उल्लेख है। दोस्तों ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसको दूर से बाहर से ही इसकी फिल्मिंग की जा सकती है। अंदर आने के बाद इसकी फिल्मिंग थोड़ा सा टफ होती, मतलब उतनी मज़ेदार नहीं रहेगी। टफ तो ना कहूँगा, लेकिन चूँकि अलग अलग हिस्से में ये डिवाइड है तो पूरा जो एक लॉन्ग व्यू है वो नहीं मिलता है। दोस्तों ये इस महल की ऊपरी वॉल पर आप देखिए जो आपको बलुआ पत्थर से दिखाई दे रही है काले पत्थर के ऊपर, ये चैनल है जो पानी की चैनल चल रही है। और ये इस तरह से ये पानी ये यहाँ आपको जो दिख रहा है इस कॉर्नर पे ये नीचे आ रहा है और उसके बाद ये फिर इस चैनल के थ्रू ये आगे बढ़ जाता है। दोस्तों बेसिकली ये नासुरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था और बाद में बाज बहादुर के द्वारा इसे कन्वर्ट किया गया। सामने जो वाइट संगमरमर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ बाद में बाज बहादुर और रूपमती बैठते थे। ये इनके रहने की जगह होती थी, इसलिए यहाँ पर इसमें स्विमिंग पूल भी है, बेडरूम्स हैं, क्लॉथ चेंजिंग रूम्स हैं। और इसे इस तरह से बनाया गया था कि यहाँ जो वॉइस है वो टकराकर बड़ी आसानी से दूर तक पहुँचती थी और मधुर रूप में पहुँचती थी। अभी भी आपको मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे खुद लग रहा है कि कुछ इको साउंड जैसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। मैं उस जगह खड़ा हूँ, सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वहाँ रूपमती और बाज बहादुर बैठते थे। ये जो जिस जगह खड़ा हूँ मैं ये सेकंड हॉल है और अभी मैं कैमरा मूव करके आपको दिखाता हूँ। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट हॉल है और वहाँ पे जो संगीत में अव्वल आते थे उन्हें इस सेकंड हॉल में गाने का मौका दिया जाता था। और पीछे इस तरह से ये सेकंड हॉल है और इस सेकंड हॉल के बाद बाज बहादुर और रूपमती वहाँ सामने बैठकर इन लोगों को सुनते थे। तो यूँ कहें कि आज के टाइम में जिस तरह से इंडियन आइडल होता है जिसमें
प्रतिभाओं की खोज होती है, कुछ उसी तरह का मजमा यहाँ पर होता था। रानी रूपमती और बाज बहादुर जो कि सुर के साधक थे, जो गुणी लोग थे, वो उस ज़माने के जो संगीत के जिन्हें कहें कि हीरे होते थे, डायमंड होते थे, उन्हें खोजते थे इस जगह पर। शाम हो चली है और अब मैं लौट रहा हूँ रूपमती पवेलियन और बाज बहादुर महल से नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। उस मंदिर की भी अपनी हिस्ट्री है, अपनी स्टोरी है, वहाँ चलकर आपको ब्रीफ करता हूँ। बीच में एक तालाब है, रानी रूपमती महल से नीचे उतरने के बाद पानी जब अच्छा होता है, बीच में यहाँ बोटिंग भी होती थी। हालांकि अभी मुझे बोटिंग दिखाई नहीं दे रही है। रानी रूपमती और बाज बहादुर महल से नीचे आने के बाद मैं बीच में रुक गया हूँ इको पॉइंट पर। इस पॉइंट के बारे में भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस इको पॉइंट की खासियत यह है कि यहाँ पर जो सबसे आखिरी वर्ड होता है वो रिपीट होकर लौटता है। ऐसी मान्यता है कि 10वीं शताब्दी में यहाँ करीब 3500 डोम थे और उनका जो इस्तेमाल होता था वो सूचना और प्रसारण के लिए होता था। यानी कि धार और मांडव के बीच में यदि कुछ सूचनाएं पहुंचानी होती थी तो यहाँ से जो ध्वनि प्रसारित की जाती थी वो 3500 डोम से प्रसारित होते हुए धार तक पहुंचती थी या धार से यहाँ तक आती थी। बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इको पॉइंट के रूप में डेवलप होता गया। यहाँ जो 2 महल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक राइट में और एक लेफ्ट में, दोनों लाल पत्थर से निर्मित है और ये जो बीच में दिख रहा है ये सैनिकों की रहने वाली जगह थी। तो ये बाद में दाई का महल घोषित हुआ, बड़ी दाई का महल और छोटी दाई का महल। और 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे तब एक मजाकिया किस्सा हुआ था कि कश्मीर पाकिस्तान का है या भारत का। तो चूँकि आखिरी वर्ड वापस होकर आता था तो इसमें हर बार भारत का जवाब आया था, यानी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो यदि आप इको पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ की इस पर्टिकुलर ये जो शिला है, इस पर खड़े होकर आवाज़ लगाइए। वहाँ से जो ध्वनि है वो 2 सेकंड बाद आपको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई आएगी। और दोस्तों, अभी क्या नाम है आपका? अंशुमन। कहाँ से हो? महेश्वर से। अभी महेश्वर से आए हुए अंशुमन, और अभी वो इको पॉइंट पर आवाज़ लगाने वाले, देखते हैं उनकी आवाज़ लौट कर आती है या नहीं। और जोर से। बाइक आई थी। तो दोस्तों, इस तरह से पर्टिकुलर इस शिला पर जब आप खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ लौट कर आती है। नहीं माँ, कश्मीर पाकिस्तान का या भारत का? ये दोस्तों इस तरह से भारत का सुनाई आता है। तो इस तरह से इको पॉइंट का आनंद है। थोड़ा सा यहाँ पर ये कि साउंड को आपको प्रॉपरली बोलना होगा। अब कुछ स्टूडेंट जब आते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। जय बोलोगे सभी की आवाज़ आएगी क्लियर, अलग अलग। यहाँ पर और आगे मैं बोलूँगा भारत माता की, आपको जय बोलना है। ठीक है, जोर से भारत माता की जय। अरे सबके आएगी एक बार। भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये इको पॉइंट का मज़ा है। इस जगह पर खड़े होकर आप प्रतिध्वनि के रूप में अपनी आवाज़ को सुनते हैं। तो 2 मिनट यहाँ भी बिताइए, इस जगह पर रुकिए। और दोस्तों, मैं अब पहुँच रहा हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। यह भी बेहद प्राचीन मंदिर है और इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ी ही देर में आपको बताने वाला हूँ। और ये मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के गेट पर पहुंच चुका हूं। ऊपर टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा साइन बोर्ड लगाया गया है। सोनगढ़ का किला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। पहले ही ये एक छोटा सा तालाब नुमा टैंक है। यहाँ का पानी नीचे जाता है और मंदिर में इसी पानी से शिवलिंग का अभिषेक होता है। और इस तरह से ये पानी यहाँ आपको
यहाँ से निकलता दिखाई दे रहा है। और ये नीचे मंदिर की छत दिखाई दे रही है। इस मंदिर के नीचे होने का भी रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। और वेली के बीच में है ये, बेहद खूबसूरत जगह है, दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है और नेचर के लिए आप यहाँ तक ज़रूर आइए। दोस्तों, इसे शाह बुदा के द्वारा बनवाया गया था और बाद में औरंगजेब के डर से इसे कवर कर दिया गया था, लेकिन पेशवाओं के समय में फिर से यहाँ पर पूजा पाठ चालू हो गई और जो कि बदस्तूर अभी तक जारी है। पेशवाओं के समय में यहाँ पर गणपति सबसे बाहर ऊपर की ओर गणपति प्रतिमा की स्थापना हुई थी, जो आपको दिखाई देती है। अब मैं आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ इस मंदिर की ओर। अभी एक शिलालेख लगा है जो बताता है कि इसके समय की जो शैली है वो अकबर के समय की विशिष्ट शैली है और उस अकबर के राज्यपाल ने लाल पत्थर से इस जगह का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, अमूमन मंदिर ऊपर होते हैं, लेकिन यह मंदिर अंदर की साइड है, यानी कि सरफेस से यदि धरातल से देखें तो यह अंदर की तरफ है और एक बंकर की तरह दिखाई देता, बंकर के जैसा इसका निर्माण किया गया था। बेसिकली इसे एक रमणीक स्थल के रूप में डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों, ये सामने दिखाई दे रहा है, उसमें अंदर की साइड शिवलिंग है, बाहर एक कुंड है जो वहाँ से पानी जो आ रहा है वो बाद में फिर इस तरफ से बाहर हो जाता है। दोस्तों, श्रद्धा का केंद्र होने के चलते आप इस तरह से जो ऊपर में जो मैंने टैंक दिखाया था उस जाली में देखिए आप, वहाँ से वो जो पानी जो बाहर टैंक बना है, जो तालाब जैसा बना है, वहाँ से पानी आ रहा है और इस वाटर संरचना में ये पानी इस तरह से आता है। और नीचे शिवलिंग है जहाँ भगवान का अभिषेक होता है उस पानी से। ये आपको सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय अच्छी खासी भीड़ है, मैं उस लाइन में नहीं हूँ, आपको इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ। एक तरफ से लोग नीचे उतरते हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं और फिर ऊपर चले आते हैं। ये पूरी तरह से लाल पत्थर से बनाया गया है। अकबर के टाइम की शैली इसमें क्लियरली दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि जोधा भाई के समय यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी और बाद में पेशवाओं के समय फिर से यहाँ पर पूजन अर्चन चालू हुआ, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। इस ब्लॉग में मैंने आपको रूपमती पवेलियन, बाज बहादुर महल, रेवा कुंड, इको पॉइंट और सबसे अंत में नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर के जो चढ़ाव की चढ़ाई है, ये इतनी खड़ी चढ़ाई है कि यदि आप तेज़ी से चढ़कर आते हैं तो आपकी सांस भर आती है, जिसका असर फ़िलहाल मेरी सांसों पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस ब्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। इस ब्लॉग में मैंने आपके लिए रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर महल, रेवा कुंड, इको पॉइंट और साथ ही नीलकंठ महादेव मंदिर को कवर किया है। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहने वाला है। क्योंकि मेरे ब्लॉग के दौरान जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ के ब्लॉग आपके लिए बनाऊँगा, वहाँ की फिल्मिंग करूँगा, वहाँ की वीडियोग्राफी करूँगा। और यदि आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, आपसे जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा।
गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मेरे चैनल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, नोमेड लोकेश 99। स्पेलिंग है NOMAD LOKEFH 99।